तो आज का क्लास हम चालू करते हैं, है ना। उस दिन मैं आप लोगों को क्या बताया था मैं एक सामान्य जानकारी बताया था। गणित सीखने के लिए हमको क्या क्या जानना जरूरी है बताया था ना। पिछले कक्षा में ये चीज बता चुका था। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, बहुपद। अध्याय 1 है ना। क्या है इसमें, बहुपद है ना। बहु मतलब क्या हो गया जी, और पद का मतलब क्या हो गया। हिंदी पढ़ते हो ना, है ना, पढ़ते हो। बहुपद, बहु मतलब बहुत सारे, और पद मतलब संख्या। समझ में आ रहा है ना। बहुपद, बहु का मतलब क्या हो गया, दो या दो से अधिक पद मिलकर अगर कोई संख्या बनता है ना, या कोई समीकरण बनता है तो उसको क्या कहेंगे हम, बहुपद, है ना। पद मतलब अलग अलग संख्याएं। इसके अंतर्गत चर अचर संख्याएं दोनों आ सकते हैं। समझ में आ रहा है। चर अचर दोनों संख्या मिलकर कोई पद बनता है ना, तो उसको, और सारे पदों का एक समूह होगा, उसको बहुपद कहेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो, एक सामान्य जानकारी हो गया बहुपद, है ना। उसका एक परिभाषा है, बहुत सारे पद मिलकर कोई समीकरण बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद। कम से कम दो, है ना, उसके ऊपर जितने भी अगर पद मिलके एक समीकरण बनता है उसको बहुपद कहेंगे। केवल एक पद होगा उसको हम बहुपद नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो जैसे कि कोई व्यंजक है, क्या है, व्यंजक क्या है, 2x + 3। ये क्या है, ये क्या है, बहुपद है। जो अक्षर के रूप में कोई संख्या रहता है, ठीक है, अक्षर के रूप में कोई संख्या है, इसको हम क्या, चर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर राशि। और जिसका ये जानना जरूरी है ना, अगर संख्या के रूप में है तो उसको क्या, अचर राशि। ये क्या है, अचर राशि। चर राशि और अचर राशि ये दोनों का एक समूह होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद। दो या दो से अधिक पदों के समूह, है ना, क्या करते हैं, बहुपद करते हैं, ठीक है। तो ये बहुपद हो गया। समझ में आया। दो पद है ना, दो से अधिक। अगर सिंगल एक पद रहता तो इसको हम बहुपद कहते क्या, नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये एक बहुपद हो गया, ठीक है। उसी प्रकार और भी है, जैसे और भी पद है, जैसे कि 3x² - 7x प्लस या -2, ठीक है। ये भी क्या है, एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है। क्या है, देखो यहाँ कितने पद हैं जी, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, और ये भी एक पद हो गया ना। अलग अलग संख्या है, और इन संख्याओं के बीच में जोड़ घटाव हुआ है ना, तो एक समूह बन गया ना। क्या कहेंगे हम, बहुपद कहेंगे। समझ में आया। इसको क्या कहेंगे, एक बहुपद, ठीक है। उसी प्रकार और भी है, जैसे x² 1/x -1/2x माइनस या प्लस जो भी हो 3, ये भी एक बहुपद हो गया ना। देखो इसका अधिकतम घात कितना है, 2,
है ना, इसको हम क्या कहेंगे और वर्ग समीकरण ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये वर्ग समीकरण है। जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग समीकरण। आगे वर्ग समीकरण भी आएगा। ठीक है, ये तो पहला चैप्टर है, इसमें जो बहुपद है इसका एक सामान्य जानकारी हो गया। तो और भी ऐसे ही पद मिलकर जो बनेंगे, इसका एक मानक समीकरण होता है बहुपद का व्यापक, इसको बोल सकते हैं, या फिर मानक भी बोल सकते हैं। समझ में आया? व्यापक या मानक का मतलब एक जो समीकरण होना चाहिए वो किस रूप में होना चाहिए, उसका एक फार्मूला। ठीक है, तो इसको हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसी रूप में ये जो समीकरण है होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? ये वर्ग समीकरण का क्या है, मानक समीकरण है। समीकरण हमेशा किस रूप में होना चाहिए, इस रूप में। ए के जगह में कोई संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और ये जो b है इसके जगह में भी कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, ये c के जगह में भी कोई संख्या मतलब 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है ना? कोई भी संख्या हो सकता है। किसके जगह में, a b और c के जगह। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे कि अगर इसको मैच करोगे किसके साथ, इस समीकरण के साथ मैच करोगे तो ये है, ये के रूप में है, ये के जगह में है ना। ठीक है, बट ये जो संख्या है ना अलग अलग है। जैसे ए कोई भी संख्या होगा लेकिन एक अलग संख्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बी के जगह में भी है कोई संख्या है, ये है ना, नहीं है। इस सी के जगह में भी कोई संख्या है, दोनों मैच हो रहा है ना। इस समीकरण और ये जो समीकरण है, ये दोनों समीकरण के बीच में तुलना किए तो फिट बैठ रहा है ना, नहीं बैठ रहा है? बैठ रहा है। ए के जगह में कोई मान है, बी के जगह में भी कोई मान है, सी के जगह में भी कोई मान है। तो मतलब आपका जो समीकरण है वो किस रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। समझ में आया? किस रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फॉर एग्जाम्पल। समझ में आया? आगे हम सबसे पहले तो हमको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल देखना है ना, समझना है। उसके बाद हमको क्या करना है, प्रश्नावली में जाना है। ठीक है, प्रश्नावली के सवालों को हमको हल करना है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप बहुपद को पढ़ना चाह रहे हो ना, जब तक ये नॉलेज आपको नहीं होगा तब तक आपका जो प्रश्न है वो हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि इस बहुपद में हमको क्या क्या करना है, बहुपद के अंतर्गत हमको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो जोड़ना है ना, फिर घटाव भी करना है। ठीक है, फिर गुणा भी कर सकते हैं, फिर भाग भी करेंगे। ये सारा मतलब ये जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक को हमको इसमें आगे पूर्ण करना है। समझ में आया? जोड़ घटाव गुणा भाग बहुपदों का हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आगे हम देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम सबसे पहले जोड़ की प्रक्रिया में जाते हैं। इसमें जोड़ की प्रक्रिया, हम सबसे पहले बहुपदों को जोड़ के देखते हैं। बहुपदों को कैसे जोड़ा जाता है, समझ में आ रहा है ना? बहुपदों को बहुपदों का योग कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे करेंगे ये हम अभी जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि x धन 3 और वह x धन 4, ठीक है, x धन 3 व x धन 4 को जोड़िए, ठीक है। ये दोनों संख्याओं को हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो हल करके देखते हैं, है ना। ये अलग अलग संख्याएं जोड़िए बोला है ना, क्या बोला है, जोड़िए बोला है ना। सबसे पहले हम जोड़ को देखते हैं, ठीक है। तो x धन 3 धन जोड़िए बोला है ना, इसलिए सीधा सीधा हम दोनों के, ये दोनों संख्याओं के बीच में, ये अलग अलग संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याओं के बीच में क्या करेंगे, धन का चिन्ह लगाएंगे, x धन 4, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, देखिए कोष्टक में दोनों के बीच में धन चिन्ह लगा दिए, ठीक है। अब जोड़ेंगे कैसे, x धन, हम कोष्टक को खोल देते हैं, ठीक है, x धन 3, देखो अगर इसकी जगह में कोई दूसरा यहाँ संख्या रहता, कुछ रहता, तो देखो ये दोनों संख्या क्या होते हैं जी, धन चिन्ह है ना, एक कोष्टक वाले को गुणा करता है, लेकिन धन चिन्ह है ना, तो इससे गुणा करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा चिन्हों के बीच। चिन्हों का गुणा होता है, मैं पिछले कक्षा में बता चुका हूँ, चिन्हों को गुणा करने से क्या क्या मिलता है, समझ में आ रहा है ना, बता चुका हूँ, है ना। जिसको मालूम नहीं है, एक बार पूरा क्लास अगर भर जाएगा तो उसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो चिन्हों का भी गुणा होता है, ठीक है। अगर धन, इसके सामने में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है। किसी भी संख्या के सामने में अगर कोई चिन्ह नहीं है, जैसे कि ये 5 है, ठीक है, इसके सामने में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है जी, कौन सा चिन्ह है, धनात्मक है, अपने आप में वो पूर्ण संख्या है, धनात्मक संख्या, ठीक है। लेकिन अगर वो संख्या ऋणात्मक होता तो उसके सामने में ऋण का चिन्ह को हमको बोलना होगा। धनात्मक संख्या के सामने में धन 5 या 10 हमको बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन उसके सामने में अगर कोई इसका अपोजिट, जैसे धन का अपोजिट ऋण है, तो हम ऋण संख्या को, ऋण को भी हमको, संख्या को पढ़ने से पहले ऋण चिन्ह को भी पढ़ना अनिवार्य है। समझ में आ रहा है ना कि वो संख्या ऋणात्मक है कि धनात्मक है, समझ में आ रहा है ना। तो धनात्मक है तो धन धन गुणा करेंगे तो धन होता है, समझ में आ रहा है ना। धन और धन को गुणा कर देते हैं, जैसे धन गुणित धन बराबर धन ही होता है, ठीक है। आगे देखते जाओ, ठीक है, पता चलेगा कि क्या और भी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का x और ये 4, ठीक है। आगे करते हैं, देखो यहाँ चर राशि है, चर के साथ जोड़ या घटाव होता है, समझ में आ रहा है ना। चर संख्या का चर के साथ ही जोड़ और घटाव होता है, ठीक है। अचर का अचर के साथ ही होता है, बहुपद में ध्यान देने वाली बात है, समझ में आ रहा है ना। चर संख्या का चर संख्या के साथ ही योग या घटाव, जोड़ या घटाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चर संख्याएं हैं, इसके सामने में कुछ नहीं है, ये जो चर राशि है ना, इसके सामने में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है, सबका मालिक एक है, समझ में आ रहा है ना। सबका मालिक एक है, अगर कुछ नहीं है मतलब सबका मालिक एक है, ठीक है। तो इसके सामने में एक, इसके सामने में एक, ठीक है। तो हम ये दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं। एक एक कितना हो गया जी, एक x और एक x को दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x। अब अचर राशि को देखो, ये अचर राशि है, दोनों अचर राशि, चर राशि को जोड़ चुके ना, तो अब हम किसको जोड़ेंगे, अचर राशि। तो दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, तो सबसे पहले धन लगा, ठीक है। 3 और 4 कितना होता है, 7। तो ये ही इसका क्या है, आंसर है। तो इस तरह से बहुपदों को
जोड़ा जाता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखेंगे अभी। ये तो केवल 2 पद है, ठीक है। अब 3 पद वाले भी देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? 3 पद वाले बहुपदों को कैसे जोड़ा या घटाया जाता है, ये जोड़ का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 3 पद वाले। दूसरा उदाहरण है 2x का स्क्वायर धन 3x है ना, धन 5 व है ना, क्या है x स्क्वायर धन x ऋण x स्क्वायर धन x ऋण 2। ये दोनों पदों को क्या करना है, हमको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, अब इसको कैसे जोड़ेंगे जी, देखिए आप। ठीक है, 2x का स्क्वायर धन 3x धन 5 वो है ना, इसके जगह में क्या चिन्ह आएगा जी, कौन सा चिन्ह आएगा? धन चिन्ह आएगा। तो ये धन लगा दिए। ठीक है, इसको भी पुस्तक कर देते हैं हम। x का स्क्वायर धन x ऋण 2। ठीक है, अब सबसे पहले हम पुस्तक को खोल देते हैं। पुस्तक के सामने में धन चिन्ह है, मतलब पुस्तक के अंदर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। धन चिन्ह है मतलब ये जो संख्या के सामने में जो भी संख्या है, इन संख्याओं के बीच में जो चिन्ह है ना, चिन्हों के बीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सामने में धन चिन्ह है इसलिए। अगर ऋण चिन्ह रहता तो ये जो संख्याएं है ना, इन संख्याओं के जो चिन्ह है इसमें परिवर्तन होता। समझ में आ रहा है ना? इस बात को ध्यान देना है। गणित में ये जो चिन्ह है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आप धन के जगह में ऋण लगा दिए या ऋण के जगह में धन लगा दिए तो आपका पूरा प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चिन्हों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। समझ में आया? ठीक है, तो आगे देखिए, पुस्तक को हम खोल देते हैं। 2x का स्क्वायर धन 3x धन 5 धन चिन्ह है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। धन गुणित धन बराबर धन ही होगा। x का स्क्वायर फिर धन गुणित धन बराबर क्या हो जाएगा? धन ही होगा। x धन गुणित ऋण बराबर ऋण ही होता है, इसलिए ऋण 2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है। जिसका घात 2 है, जैसे कि यहाँ पर ये जो समीकरण में देखते हैं, अधिकतम घात कितना है? 2 है। x का जो घात है कितना है? अधिकतम 2 है ना। समान घात वाले जो संख्या होते हैं उनका क्या होता है? जोड़ या घटाव होता है। समझ में आ रहा है ना? समान घात वाले का ही जोड़ या घटाव होगा। ठीक है, 2x का स्क्वायर के साथ अगर 3x का जोड़ घटाव होता तो ये समीकरण इतना लंबा नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? नहीं जुड़ता है इसलिए तो नहीं जुड़ा है ना पहले से, नहीं तो जुड़ गया होता ना। ये समीकरण 2x का स्क्वायर धन 3x धन 5 नहीं रहता। समझ में आ रहा है ना? सीधा सीधा रहता। 2 और 3 के बीच में अगर जोड़ता तो 2 और 3 5x का स्क्वायर धन 5 ही बस रहता, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, लेकिन ये गलत है ना। ये जो घात है ना, समान घात वाले संख्याओं का क्या होता है? जोड़ या घटाव होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है बहुपद में। जब तक ये चीज नहीं जानोगे, अगर इसमें कहीं गलत कर दी तो तुम्हारा सवाल पूरा गलत है। समझ में आया? ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी? जोड़ते किसको है? सबसे पहले समान घात वाले, जो अधिकतम घात है। दोनों का घात समान है ना,
समान घात को देखना है ना। समान घात वाले के अगर इसमें 3 रहता और इसमें 2 रहता, अगर इसका घात 2 है और इसका घात 3 है तो क्या जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं जुड़ेगा। अगर इसका घात 5 है और इसका घात 2 है तो जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? इसका घात 2 है और इसका घात भी 2 है, इसके सामने में चाहे जो भी संख्या है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन घात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखो ये x कितने हैं जी? 2, और इसके सामने कुछ नहीं, मतलब सबका मालिक 1 है। क्या है? 1 है। समझ में आ रहा है ना? 1 और 2 कितना होगा? 3 हो जाएगा। x का घात, दोनों का घात समान है, इसलिए सीधा सीधा हम x का घात 2 लिख देंगे। समझ में आ गया ना? यानी कि 2x, यहाँ पर 2x का घात 2 है और यहाँ 1x का घात 2 है। 1 और 2, 3x का घात 2। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? ठीक है। अब दूसरा पद देखते हैं। इसका घात कुछ नहीं, मतलब कितना है जी? 3x का घात कितना है? 1 है। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। इसका घात भी कुछ नहीं मतलब 1 है, या जिसका घात कुछ नहीं मतलब 1 है, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों घात समान वाले हैं, समान घात वाले हैं ना, ये जो पद है ना, x वाले पद हैं, ये दोनों का घात समान है, तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? योग होगा। इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है। क्या है? 1। सबका मालिक 1 है। ठीक है, तो इसके सामने कितना है? 3 है ना? 3 और 1 कितना हो गया जी? 4। धनात्मक संख्याएं हैं, 3 और 1 4x हुआ। ठीक है, उसी प्रकार अब बचा क्या है हमारे पास? ये जो अचर राशि है दोनों। ठीक है, कौन कौन से? 5 और 2। लेकिन ये दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है क्या है? विपरीत है। एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक है, तो क्या होगा? एक धनात्मक है तो और एक ऋणात्मक है, तो क्या होगा? दोनों के बीच में क्या होगा? जोड़ होगा या घटाव होगा? क्या होगा? जब संख्याएं जब चिन्ह विपरीत हो तो क्या होता है? क्या होगा? ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है, तो घटेगा ना कि जुड़ेगा? घटेगा ना? मालूम नहीं है? जब संख्याओं के सामने में चिन्ह विपरीत है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगा, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो ये जो 5 है ये ऋण 2 है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। जब घटता है ना, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, अगर घटाने के बाद, है ना, दोनों संख्याओं को यदि हम घटा देते हैं तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है कि बड़ी संख्या कौन है और उसका चिन्ह क्या है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? 5 है, तो धन चिन्ह पहले लगा दें। ठीक है, अब 5 में ऋण 2 को घटा दो, कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। धन 3। ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो जोड़ सीख गए? नहीं सीखे? बहुपदों का जोड़ सीख लिए ना? नहीं सीखे? जिसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया, एक बार नहीं 100 बार पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन क्लियर होके जाना है यहाँ से। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जोड़, योग, बहुपदों का योग। ठीक है, अब देखते हैं बहुपदों का
क्या? बहुपदों का घटाव। ठीक है, बहुपदों का घटाव। अभी जो हम एक प्रश्न देखे ना, ठीक है, उसी प्रश्न को मैं घटाव के रूप में अब दिखा देता हूं। ठीक है, समझ में आया ना? एक जो उदाहरण मैं दिखाया था कि आप लोगों को, है ना, उसी पद को मैं घटाव के रूप में आपको अब बता रहा हूं। समीकरण था या प्रश्न कहेंगे, है ना? प्रश्न क्या था जी? बहुपद टू एक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस 3x प्लस 5, है ना, घटाइए बोला है ना, में x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को घटाइए। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? घटाना है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम हल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो घटाव बोला है ना, यहाँ पर इस बात को भी ध्यान देना है। देखो, जोड़ में वो लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? वो। और घटाव में क्या लिखा रहेगा? दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो हमें दोनों संख्याओं को क्या करना है? हमको घटाना है। घटाइए बोला है ना, ये दोनों संख्याओं को हमको क्या करना है? घटाना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो हल करते हैं। 2x का स्क्वायर धन 3x धन 5 पुस्तक में। ठीक है, घटाना है ना, तो दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? ऋण चिन्ह लगेगा। कौन सा? ऋण चिन्ह। x का स्क्वायर धन x ऋण 2। ठीक है, अब हम ये जो कोष्टक के सामने में कौन सा चिन्ह है जी? देखो, इनके सामने में ऋण है। ये जो छोटी पद है ना, इसके सामने में क्या है? ऋण है। और ये ऋण यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है मान के चलो, है ना, जहां कोई संख्या नहीं है। देखो, ये जो ऋण है ना, इसको गुणा करेगा। सारे पदों को, तीनों पद को क्या करेंगे? तीनों पद को क्या करेगा? गुणा करेगा। ये जो चिन्ह है, तीनों पद को गुणा करेगा। समझ में आ रहा है ना? ये छोटी छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आगे देखिए, पुस्तक खोल देते हैं। यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये माइनस है। ऋण गुणित, इसके सामने भी कुछ नहीं, मतलब धन चिन्ह और एक है ना, कुछ नहीं है, मतलब एक है, मगर क्या है? धनात्मक संख्या है ना। कोई संख्या है जिस संख्या के सामने में कोई चिन्ह है, चिन्ह नहीं है, मतलब कौन सा चिन्ह है जी? छुपा हुआ है धन चिन्ह। समझ में आ रहा है ना? कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन चिन्ह छुपा हुआ है। तो ऋण गुणित धन बराबर क्या होता है? देखो, चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा, धन गुणित ऋण बराबर, या यहाँ पर दिया क्या है? चिन्हों का गुणा। यहाँ चिन्ह है ये ऋण, ठीक है, पहले ऋण है, गुणी ये धन है ना, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब धन है। धन बराबर होता है, ऋण गुणित धन बराबर होता है, क्या होता है जी? ऋण होता है। ठीक है, और सामने में अगर धन है और इधर ऋण है तो भी ऋण होगा। ठीक है, और यहाँ पर ऋण गुणित ऋण बराबर भी क्या होता है जी? धन होता है। ठीक है, और एक चीज है, धन गुणित धन बराबर क्या होता है? धन ही होता है। तो ये
चारों पॉइंट को याद रखना, चिन्हों का गुणा को याद रखना, अपने कॉपी में नोट करके रखना। आगे भाग वाला भी आएगा, जोड़ वाला भी आएगा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा जी? अब x का स्क्वायर हो जाएगा, ऋण हो जाएगा ना, ऋण गुणित धन बराबर ऋण, फिर ऋण गुणित धन बराबर ऋण x हो जाएगा। देखो ये जो पद है ना, ये बहुपद है ना, जो धनात्मक था वो ऋणात्मक हो गया और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो गया ना। और ये ऋण वाला ऋण गुणित ऋण बराबर क्या होता है? धन होता है। तो ये हो जाएगा आपका धन। परिवर्तन हुआ। अगर ये चीज नहीं करते तो तुम्हारा प्रश्न सही होता, हल नहीं होता ना, गलत हो जाता। तो ये सारे बातों को ध्यान रखना है गणित में, अगर गणित पढ़ना है। समझ में आया ना? गणित सबसे सरल सब्जेक्ट है, लेकिन तुम उस चीज को समझोगे, जानोगे और जानने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सवाल हल हो गया यहाँ तक। आगे हल करते हैं। ठीक है, अब देखो समान घात वाले का जोड़ या घटाव होगा ना। समान घात वाले कौन कौन सी संख्याएं हैं जी? बताओ। समान घात वाले ये हो गया एक और एक हो गया दोनों का घात समान है ना। अधिकतम घात कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो ध्यान देखो, ध्यान से, ये दोनों इसके सामने में कुछ नहीं है, मतलब एक सप्ताह वाली एक है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक और एक और 2 कितना हो गया? देखो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, या जुड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? कुछ लोग एक और एक 2 ऐसा बोल रहे थे ना। समझ में आ रहा है? नहीं, गलत। इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, 2 और 1 ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? धन है। 2 का चिन्ह क्या है? धन है, तो धन आएगा। अब धन को सबसे पहले है, शुरुआत में है, तो लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आया? तो यहाँ आ जाएगा 2x में 2x स्क्वायर में ऋण 1x स्क्वायर घटा देते हैं, तो कितना बचेगा? x का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये खत्म हो गया, पहला पद खत्म हो गया ना। अब दूसरा पद को देखो। ठीक है, इसमें घात कितना है जी? 1 है। कुछ नहीं, मतलब 1 है, अर्थात 3x है। दूसरे में देखो, ये ऋण x है कुछ नहीं, मतलब इसके सामने में 1 है। घात तो 1 है, समान है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका घात कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसका भी 1 है, समान हो गया। लेकिन दोनों का चिन्ह विपरीत है। एक दूसरे का जो चिन्ह है ना, क्या है? विपरीत है। तो क्या होगा ये दोनों के बीच में? जोड़ होगा या घटा होगा? घटा होगा ना, घटेगा ना। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगा। तो 3x में ऋण x घटा कितना बचेगा? 2x धन 2x बचेगा ना। अब ये भी पद खत्म हो गया, दूसरा पद भी। अब तीसरे पद की बारी है। ये दोनों पद बचे हैं। जिस कौन सा संख्या इसको बोलेंगे? अचर राशि। कौन सा राशि बोलेंगे? अचर राशियों के बीच में अब हमको संक्रिया करना है। दोनों संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है? धन चिन्ह है। तो क्या करोगे? दोनोसंख्या को जोड़ोगे। तो जोड़ दो, कितना होगा? 7 धन 7। ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर। ठीक है, पहले हम इसी संख्या को, ये जो संख्या है, इसी संख्या को घटाए थे, अब हम जोड़े थे, अब हम इसको घटाए। तो दोनों का जो मान है, परिवर्तन आया ना दोनों का उत्तर में? आया कि नहीं आया? आया। यहाँ पर क्या हुआ था? घटा था, 3 आया था। यहाँ पर भी घटा था। ठीक है, तो अगर आप जोड़ वाले को घटाओगे और घटाव वाले को जोड़ोगे तो गलत होगा ना। इसलिए चिन्हों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है ना। और तुम लोग अक्सर जो है ना,
चिन्हों को ध्यान नहीं देते, ठीक है, कुछ भी जो धन की जगह ऋण, ऋण की जगह धन, कुछ भी लिख देते, तो ऐसा भूल नहीं करना है। समझ में आया ना? अगर आप गलत करोगे चिन्हों को लगाने में, है ना, जो धन है धन ही रहेगा, ऋण है तो ऋण ही रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो आगे और सवाल देखते हैं। बंद हुआ? हाँ, नहीं